मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मैं मजबूर होकर मर्द बनकर ड्राइवर की नौकरी करने लगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। रोज मुझसे रास्ते भर बातें करते जाते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, मैंने कहा रिश्ता ले जाए। इतने जवान खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पांव तले जमीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर। मेरा नाम फरवा है। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसीलिए मैट्रिक के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था। मेरे वालिद का तल्लक एक जागीरदार घराने से था, इसीलिए मेरे लिए पैसा या जॉब का कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद के दो भाई और एक बहन है। शुरू से ही हमारे खानदान में जायदाद की खातिर झगड़े रहे। अब्बा सारा सारा दिन अदालतों में धक्के खाते थे और मेरे चाचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पर काबिज थे। फिर इन्हीं दिनों मेरे ताया अचानक से ही हम पर मेहरबान हो गए। इन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नजर आई जो इनके खानदान की बहू बन सकती है। मेरी माँ कहती कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वो कसन बुरा लगता था, जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी इसे छोड़कर चली गई, जो किसी गैर बरादरी से थी। इसीलिए अब मेरे ताया को लगता था कि अपने खानदान की लड़की होगी तो शायद मार पीट के बाद भी कम अज कम भागेगी नहीं। दूसरी तरफ ताया ने चचा के साथ मिलकर अब्बा को जलील कर रखा था। इसीलिए अब्बा ने कहा मेरी एक ही बेटी है, जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियां और तमाम रस्में अमूमन रात को होती हैं। इस रात मुझे मेहंदी से आते देर हो गई थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मुझे बेदर्दी से एक तहखाने में फेंक दिया गया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। ये एक बड़ा सारा कमरा था। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये एक कैद खाना था, जहाँ पे बच्चे भी कैद थे, जिनको बकायदा स्मगलिंग किया जाता था। कुछ लड़कियां भी थी जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता था। कुछ कोर्टों पे भेजी जाती थी। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। इनमें से एक लड़का मुझे देख के मुस्कुराया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर कर एक लड़की का हाथ पकड़ा और इसे कहा दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी। एक इस लड़की की नजरें मुझे डरा रही थी। तब वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वो लड़कों की तरह आम लड़का नहीं, बल्कि एक ख्वाजा सरा है। मैंने हैरानगी से इस लड़के की तरफ देखा, जो अब किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मारकर हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालिदैन का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। वे रो रो कर दुआएं कर रही थी कि अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। बहुत सारी लड़कियां जो रो रही थी, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाजें मुझे पागल कर रही थी। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई, जो बहुत प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। मुझे इस पर बहुत तरस आया, जो इंतहाई संजीदगी से जमीन को घूर रहा था, जैसे यहाँ से इसे निकलने की जगह मिल जाएगी। मैंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तू इन जालिमों के हाथ यहाँ कैसे आया। वो मजीद रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो लोग इस वक्त किसी जंगल की एक जेल में थे। अब इन सबको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे नकाब से ढांप रखे थे। इसी लड़के ने, जो ख्वाजा सरा था, मेरे नजदीक आकर कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने खतरनाक हैं। इसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नजर आ रहा है वो तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्मों में मतलूब है। पुलिस में कुछ काली भेड़ें थी, जिनकी वजह से वो लोग बच जाते थे। हमें वहां से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया, जहां से कुछ लड़कियों और बच्चों को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया गया था। इन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा। वो दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में एक बार हमें कुछ थोड़ा देते खाने को ताकि जिंदा रह सके। इस अंधेरे कैदखाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था जब सुबह होती होगी कब शाम। तभी मैंने इस बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था, जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया था, और वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर मार गई। वहां मौजूद लोग इसे
ड्रग सप्लाई का काम भी लिया जाता था। अब मुझे इस दिन से डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवा देते। अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वही होता है। अब ये लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि इन्हीं लोगों से नशा फरोख्त करवा के अपना काम निकाल सके। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया जहां मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता ही न चला। अब किसी को मुझे कहने की जरूरत ना पड़ती, मैं खुद ब खुद नशे की तलब में इस लड़के के पास जाने लगी। वो लड़का अब मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता। मेरा नाम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई और बताते हुए रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके वालिदैन जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी जुदाई में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने जिसका नाम दाइम था, इस दिन एक दिन मुझसे वादा किया कि वो मुझे यहाँ से निकाल लेगा। लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और मुझे लगता है जिस पर गुजर रही हो इसे पता होता है कि वक्त कैसे गुजरता है। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पर शख्स खड़ा था, वो फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। इसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया। इन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें इस दिन पता चला आजादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, कुछ लोगों को गोलियां लग गई थी, कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतने जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था। लेकिन इस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोच थी, यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी जिंदगी यही जिंदगी होगी। ये एक सुनसान रास्ता था, सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहां से निकली। रात काफी हो चुकी थी जब पक्की सड़क पे आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने को रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया। लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूँ फिर से इसमें ना फंस जाऊं। वो लोग बहुत खतरनाक थे। मैंने मुकर जाना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने कहा, इसने मुझे वहां से भागते देखा। मुझसे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहां थी। मैं कितनी देर अपनी जगह से हार ही ना सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला इस दिन मेरी 6 माह बाद कुछ बोली थी। मेरे अगवा के बाद मेरे वालिद को लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरा बाप ये बर्दाश्त न कर सका और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और शोर के गम में जहनी तौर पर बीमार हो गई। लोगों ने देखा इसने बोलना चलना छोड़ दिया और आज जब मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, इसकी तबाही हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला माशरा घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी कैसे नहीं लौटी कोई नहीं देखता। हर शख्स ने अपनी ऐनक लगा रखी है और सब अपनी ही नजर और सोच के मुताबिक दूसरों पर फतवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि हमें दूसरों के दोजख में जाने की फिक्र रहती है और ये भूल जाते हैं कि ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गंवा रहे होते हैं। सारा खानदान घर पर जमा था। जितने मुंह इतनी बातें थी। कोई कहता वो लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी और इसके बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया, और कोई कहता वो लड़का बुजदिल है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़ गया, और कोई कह रहा था अब गई ही चली गई थी तो वापस क्यों आई। इन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें। हम वजाहत भी एक हद तक देते हैं। जब कोई सच झूठ की परवाह किए बगैर सिर्फ इल्जाम ही लगा रहा हो तो कुछ सुनने को तैयार ना हो तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने किरदार के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। इस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक हमारे माशरे में औरत के लिए सजा बन जाता है। इसका अपना ही खानदान इसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 माह बाद घर लौटी थी।
मुझ पे फतवे लग रहे थे, इल्ज़ाम लग रहे थे। खानदान वालों ने माँ से कहा इस नापाक को घर में रखा तो खानदान से हर राब्ता तोड़ना होगा। और माँ ही तो वो वाहिद सहारा होती है। औलाद की जब सारा ज़माना भी धत्कार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का खानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग इसके घर पहुंचे। हमें देखकर और इस वक्त अचानक देखकर पता नहीं क्यों वो घबरा गई। इसने हमें कमरे में बिठाया, हाल अहवाल के बाद खाना खिलाया। तब तक इसके हैरान होने की वजह मुझे समझ आ गई थी। इसका पागल बेटा वहां आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से जिद करने लगा। मेरी माँ ने कहा तुम चली जाओ, जो कहता है इसकी मान लो, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया ये लड़का इसके शोहर की पहली बीवी से है। इसकी औलाद नहीं तो इसने इसे ही अपना बेटा बना के पाला। अम्मा की सहेली ने बताया कि इसका बेटा एक बहुत काबिल तालिबे इल्म था, अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक दफा मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने इसके सर पर कोई चीज मारी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर ना उम्मीद थे। और वही हुआ, इसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से इसकी यादाश्त का एक हिस्सा चला गया। इसके लिए 25 साल की उम्र में भी इसका बचपन ही है। माँ की सहेली का बेटा जिसका नाम रामिश था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी इनके घर रहने लगे। रामिश सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब इसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे ये ना कहता कि मैं अजनबी लोगों से बातें नहीं करता। मेरी माँ ने मना किया है। अब वो मेरी बात भी मानता था और अक्सर अब अपनी माँ से कहता इसे फरवा के हाथ का खाना खाना है। मैं भी इसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। इन लोगों का एहसान था, सर छुपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती। रामिश के वालिद कुछ साल पहले फौत हो गए थे। घर में सिर्फ वो था और इसकी माँ। कुछ अरसे बाद अम्मा की सहेली ने अजीब सी फरमाइश कर दी कि वो मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती है। सब जानते थे बाज़ाहिर रामिश ठीक था, लेकिन वो एक बच्चों जैसा ज़हन रखने वाला इंसान था, जिसे अपना फायदा नुकसान का कुछ पता नहीं था। अम्मा ने कहा कि तुम्हारी घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो ना मांगो, लेकिन अम्मा की सहेली ने शर्त रख दी कि या तो मैं इनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे नकाब पहन के फिरते हैं, इस दिन पता चला था। हम लोग इन्हें क्या समझे थे और वो क्या निकली थी। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रामश के लिए मेरा दिल भी नरम हो गया था। वो चाहे बच्चों जैसी जहनीत रखता था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगने लगा था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो नहीं हूँ जो कोई शहजादा सलीम आएगा। मेरे लिए और खानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा माजी जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। इसलिए यही बेहतर है इसी घर की छत तले रहे। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी, कैसा नसीब लेकर आई, बदकिस्मत ही रही। इस दिन मैं भी देर तक रोती रही। जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पे है, मैंने दरवाजा खोला तो रामिश था। हाथ में एक गुड़िया थी। मैंने इसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा इस वक्त मैं किसी की लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। इस दिन मैं बहुत हंसी थी। अजीब पागल था। इसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी जिसके सर पे काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रामिश से कर दिया गया। मेरी माँ वहां मौजूद नहीं थी, वो ये सब देख नहीं सकती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमें ये फैसला करने पर मजबूर किया। बाजार रामश खुश शक्ल लड़का था। जब तक बोलता या बातें ना करता, कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रामश की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब मुझे वो ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरी सास अब बहुत खुश थी। जो चाहती थी वो हो गया था। एक दिन एक फकीरनी आई, इसने कहा मुझे खाना खिला।
मैं तुझे दवा दूंगी, हर मुराद पूरी होगी तेरी। मेरी मुराद भला इसके सिवा क्या होती कि मेरा शौहर ठीक हो जाए। इस फकीरनी ने खाना खाया और जाते हुए मुझे दवा देगी, तेरा शौहर तुझे जिंदगी भर सच्ची मोहब्बत देगा। मैं इसकी दुआ पे हैरान थी। मेरे शौहर को तो पता ही नहीं था कि बीवी क्या होती है और मोहब्बत क्या है। कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। मैंने भी बदलती देखी है। रामिश दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। अब इसका इलाज भी दोबारा शुरू करवाया गया। इस बार डॉक्टर भी पुरउम्मीद थे। मेरा सारा दिन भी रामिश की देखभाल और रात अल्लाह से रो रो के दुआओं में गुजर जाती थी। फिर अल्लाह ने मेरी सुन ली और रामिश पहले से बहुत बेहतर हो गया। लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या लगा कि रामिश अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ मेरे नाम ना कर दे। वो अब रामिश को मेरे पास बैठने तक न देती। इन्हीं दिनों मेरी वालदा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। मेरी सास ने हर मदद से इनकार कर दिया। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में माँ का इलाज करवाती रही। वहां से भी आधी दवाई मिलती और आधी कहते बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। मैं वो बदकिस्मत बेटी थी जो अपने वालिदैन के किसी काम ना आ सकी, बल्कि इनकी तबाही का सबब बन गई। मेरे बाप मेरे गम में चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। और फिर एक दिन जब मेरी आंख खुली, इस लकड़ी के बेंच पर लेट लेट के मेरा जिस्म अकड़ चुका था। जब माँ को आवाज दी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सोता छोड़ के न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं जिसने मदद की कौन घर छोड़ गया, मुझे कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी शख्स ने कफन दफन इंतजाम करवाया। मैं दुनिया में तनहा रह गई थी। एक एक करके मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते और रात सोचों में गुजर जाती थी। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही, तो किसके लिए जीना है। कुछ लोग जिंदगी से मायूस होकर इसके खत्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास वजह भी नहीं थी। मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सास रामिश से कहकर मुझे बातें सुनवाती। वो पहले से बहुत तेज था, लेकिन अपनी माँ के हाथों खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वैसा ही इसके लिए हुर्फे आखिर होता। हम मियाँ बीवी अजीब रिश्ते में जुड़े थे। साथ थे लेकिन साथ रहते एक दूसरे के साथ नहीं थे। एक बीवी को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही चुना आजमाने के लिए। मैं माँ बनने वाली थी और ये खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती है जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी ना बचा हो। इसे ऐसी खबर पर खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ इसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे होती। मेरा मुकाम एक बीवी की हैसियत में क्या था, इस खानदान में क्या था, जमाना मुझे क्या समझता था। इन बातों के बाद मैं नहीं चाहती थी कि कोई और फरवा इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। इसने कहा वो मेरी मदद करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो मेरी तरह जिंदगी में मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजारे। फिर रामिश कैसा बाप होता जो अच्छा शोर साबित नहीं हो सका था, जिसके जहन अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो इसकी माँ कहती थी। लेकिन जहां भी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया, एक इस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मायूसी से घर लौट आई। वो 9 माह मेरे लिए 9 साल जैसे थे। शदीद जहनी अजियत और तकलीफ। मैं बहुत कमजोर हो चुकी थी। मेरे असाब मेरा साथ छोड़ रहे थे। जब एक रात मेरी जिंदगी में दो और मासूम जुड़ गए। मैंने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देख के मुझे अजीब सी खुशी थी। मैं जो सोचती थी मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे जरूरत नहीं किसी रिश्ते की, एक लम्हे में सब कुछ बदला था। मासूम फरिश्तों को देखते ही ममता के एहसास ने मुझसे सारे गिले छीनकर शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो इन्हें मारने वाली थी। मैं रोज अल्लाह से माफी मांगती और अपने बच्चों की जिंदगी की दुआएं करती। रामिश और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। मुझे नाम भी पूछते, लेकिन बच्चों से इन्हें लगाव था और मेरी जैसी बदकिस्मत के लिए यही काफी था। बच्चों के छोटे छोटे काम करते वक्त अच्छा गुजरने लगा।
और वो दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने पहली दफा मुझे माँ कह के पुकारा था। ये बात वो लोग समझेंगे जिनका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी सास और रामेश गांव किसी फौतगी पे गए हुए थे। वापसी पर तेज रफ्तार में आते ट्रक से इस बस का एक्सीडेंट हो गया। और ये वो दिन था जो मैं भूलती जा रही थी। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे कुदरत ने याद दिलाया कि तुम अब भी बदकिस्मत ही रहोगी। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा हो गई एक बार फिर से। मेरी सास और रामेश कैसा भी था, लेकिन ये तो था हम अकेले नहीं इस घर में। अब सारी रात नींद ना आती, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की फिक्र, बच्चों के पेट की फिक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। जिंदगी फाकों तक आ गई। माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। मैंने मोहल्ले में घरों का पता किया, और किसी न किसी का कोई काम होता तो कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही मर्दों का माशरा, जिसमें औरत अगर अकेली है तो मुफ्त का माल समझ लिया जाता है। मुझे अब लोगों की नजरें और नीयतें परेशान कर रही थी। एक रात बहुत सोचा तो याद आया, घर रामश के नाम ही था। इसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की एक औरत जो उस्तानी थी, इसे कह के बैंक साथ ले गई। घर जो बैंक में गिरवी रखवा कर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक वसीला बन गया। एक शख्स को ड्राइवर की जरूरत थी। मैंने मर्दाना हुलिया बना लिया और ये जॉब शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को मजबूत बना लिया। अपने बच्चों की खातिर मैंने गाड़ी चलाना इन्हीं दिनों सीखी थी, जब इस गैंग में 6 माह कैद रही थी। वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा तजर्बा मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई ना कोई सवारी मिल जाती, इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता इससे अच्छी गुजर बसर होने लगी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। गाड़ी जिंदगी कुछ ट्रैक पे आ गई। मेरे साहब को गाड़ी की जरूरत थी। इसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वो एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान था। अब रोज ही मेरे साथ सफर करता, और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर पहुंच जाती। वो शख्स अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफर में हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफर भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा शख्स मिल गया था। एक दिन मैंने इसे पूछा कि इसने शादी क्यों नहीं की, तो इसने कहा एक लड़की देखी थी, इससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे इसके बाद जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक्त ना मिला कि इसे ढूंढ सकता। अपने झमेलों में वो लड़की कहीं खो गई। वो किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। इसने कहा वो अगले दिन इसकी तस्वीर मुझे जरूर दिखाएगा। मुझे सब अगले दिन का इंतजार था। मुझे इस लड़की की किस्मत पर रक्श आ रहा था, जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और इसकी खातिर शादी भी नहीं की थी। और ऐसी मोहब्बत कि इस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं था, और इस लड़की को मालूम भी नहीं था कैसी मोहब्बत थी, हर गर्ज से पाक। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब इसे लेने गई तो वो इसी जगह खड़ा था। मुझे देखता गाड़ी की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाकर मैंने ही इसे कहा, मुझे दिखाओ कौन लड़की है वो। इसने जेब से तस्वीर निकाली, मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। ये तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी। पता नहीं कैसे इसने वो तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। इसने कहा ध्यान से चलाओ, लेकिन मैं इसे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूँ। जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वो एक गैंग का हिस्सा था। इसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल था। लेकिन फिर एक दिन इसने एक चेहरा देखा, जिसे देख के इसने खुद से वादा किया कि वो इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को भी निकालेगा। मैं वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ मुझे जुल्म नहीं कर सका। मैं महसूस यही करवाता था कि इसे नशा दे रहा हूँ, लेकिन एक दो बार के बाद मैं इसे जुल्म नहीं कर सका। मेरे हाथ कांपने लगते थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इस गैंग की मालूमात पुलिस के ईमानदार अफसर को देकर वादा माफ गवाह बन गया था। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वो लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ मैं इस लड़की को भी खो चुका था।
پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے مجھے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا جس کے کہنے پر ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹر کیا تھا لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ دو بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے تانے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانگی سے سن رہی تھی، قسمت کس موڑ پہ لے آئی تھی۔ میں نے کہا دائم مجھے نہیں پتا تھا میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانگی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا۔ تو بولا کہ تم فروا ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کے پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارے دن کے روٹین اپنے بابا کو بتاتے۔ دائم بھی ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ایسے سنتا جیسے دنیا کا اور کوئی ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بڑھانے میں مدد دی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد دائم کی ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔